नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के क्रम में आज हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि भुगतान संतुलन। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। सबसे पहले हम उसके परिचय में देखेंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट पे आएंगे कि भुगतान संतुलन के भाग क्या है। जैसे इसमें एक दृश्य मद आता है, दृश्य मद को हम वस्तु खाता भी कहते हैं। एक अदृश्य मद आता है, इसको हम सेवा खाता भी कहते हैं। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर चालू खाता आता है और पूंजी खाता आता है। ये दोनों खाता साथियों बहुत ही, किसी भी देश को समझने के लिए ये दोनों खाता बहुत ही जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझेंगे। फिर हम एक अपने नेक्स्ट पे आएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार। हालांकि इसको हमने आरबीआई में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन का परिचय, भुगतान संतुलन आखिर में है क्या। आप हेडिंग दीजिएगा भुगतान संतुलन, उसके बाद ये सारी चीजें लिख लीजिएगा कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। परिचय भाग, चालू खाता, पूंजी खाता और विदेशी मुद्रा भंडार, एक एक करके आराम से समझते चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा कि भुगतान संतुलन का परिचय, भुगतान संतुलन क्या है। उसको पहले देखते हैं कि भुगतान संतुलन को क्या है। साथियों, आप आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि किसी भी देश का जो व्यापार होता है, जैसे भारत देश है, भारत देश विदेशों से व्यापार भी करता है, विदेशों से सामान खरीदता भी है और विदेशों को सामान बेचता भी है। अगर आपके पापा, जैसे आप अपने घर का ही एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो जैसे आपके दादा या पापा होंगे, तो वो अगर पैसे का लेन देन करते होंगे तो एक वो चार्ट बनाते होंगे, एक वो अपना डायरी रखते होंगे, एक अपना किताब कापी बनाते होंगे। उसमें ये लिखते होंगे कि इतना रुपया इनको दिया है, इतना रुपया इनको दिया है, इतना रुपया इनको दिया है, ये सब लिखते होंगे। और कितना रुपया आया है और कितना रुपया गया है, ये भी सब चीजें वहां पे मेंटेन करते होंगे एक चार्ट बना के। तो भुगतान संतुलन भी साथियों एक देश के लेवल पे अगर हम जाएं, एक देश के लेवल पे जाएं, ये तो परिवार के लेवल पे हो गया, छोटे स्तर पे हो गया। अगर हम किसी देश के लेवल पे बात करें तो भुगतान संतुलन क्या होता है कि किसी भी एक देश का अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम इसका हेडिंग देते हैं पहले परिचय कि भुगतान संतुलन आखिर में है क्या, ठीक है। तो लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा कि किसी भी एक देश का, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, भारत है, मान लेते हैं ये भारत है। तो इंडिया का साथियों बहुत से देशों के साथ व्यापार होता है, बहुत से देशों के साथ व्यापार होता है। हर मतलब कि अमेरिका के साथ भी हो रहा है, चाइना के साथ भी हो रहा है, रूस के साथ भी हो रहा है और यूएई के साथ भी हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी हो रहा है। तो भारत, ऐसे बहुत से देश हैं, हमने एक एग्जाम्पल के रूप में 4 देशों को लिया है कि भारत का यहाँ पे साथियों बहुत से देशों के साथ व्यापार होता है। तो भारत जो है अमेरिका को कुछ वस्तु सामान बेचता है और कुछ यहाँ से क्या करता है, मंगाता भी है। भारत जो है चाइना को भी कुछ बेचता है और चाइना से कुछ क्या करता है, मंगाता भी है। भारत जो है रूस को भी कुछ बेचता है, रूस से कुछ मंगाता भी है। उसी तरीके से यूएई को कुछ बेचता है, यूएई से कुछ मंगाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है, यहाँ पे ध्यान समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट का क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ, किसी भी एक देश का विश्व के जो अन्य देश हैं उनके साथ किया गया आर्थिक जो लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया गया आर्थिक लेन देन को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। अब आर्थिक लेन देन में क्या होता है, मतलब कि आप कहोगे सर आर्थिक लेन देन का मतलब क्या, हम आर्थिक लेन देन क्या कर सकते हैं। तो आर्थिक लेन देन का मतलब होता है कि कोई वस्तु का आर्थिक लेन देन, आर्थिक लेन देन का मतलब या तो हम कोई वस्तु को खरीदें या बेचें, या कोई सेवा को हम खरीदें या बेचें, या आय को, या आय हमारे यहाँ आए या आय हमारे यहाँ से जाए। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। ध्यान से समझिएगा, फिर से आराम से समझिएगा। छोटे स्तर पे साथियों, जैसे हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप हैं, वो क्या करते हैं, जैसे आपके पापा हैं, आपकी बुआ को या आपके मौसा को, आपके किसी भी मामा को उन्होंने कुछ पैसा दे के रखा होगा
या उनसे कुछ पैसा लेके रखा होगा, तो वो एक मतलब कि मेंटेन करते हैं, चार्ट बनाते हैं कि हमने इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया। तो वो क्या होता है उनका, उनका क्या होता है, उनका वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उनका वो भुगतान संतुलन होता है। क्योंकि वो जो भी आर्थिक लेन-देन कर रहे हैं, जो भी आर्थिक लेन-देन कर रहे हैं, उसको एक अपने खाता के रूप में रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक देश होता है, देश भी अपने बड़े स्तर पे क्या करती है, देश भी बड़े स्तर पे क्या करती है कि वो भी अपने जो भी आयात निर्यात होती है, अगर हमारे यहाँ कोई वस्तु को हम अमेरिका में बेच रहे हैं या अमेरिका से हम कोई वस्तु भारत में मंगा रहे हैं, तो उसका एक हम खाता बनाते हैं, उसको हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो उसको हम कहाँ का देखते हैं, उसको हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत रखते हैं। भुगतान संतुलन का मतलब होता है किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन-देन को हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। आर्थिक लेन-देन में या तो कोई वस्तु हो सकती है, या तो कोई सेवा हो सकती है, या तो आय हो सकती है। आय का मतलब जैसे मान लेते हैं कि दुबई में कोई व्यक्ति जाके काम कर रहा है, दुबई में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो दुबई से पैसा कमाएगा तो अपने अपने देश भेजेगा। तो जो भी पैसा अपने देश भेज रहा है वो क्या है, वो भी तो आर्थिक लेन-देन ही तो हो रहा है ना, उसको भी हम कहाँ रखेंगे, भुगतान संतुलन में रखेंगे। आगे हम समझेंगे कि इसको वस्तु में खाता में रखेंगे, कि सेवा खाता में रखेंगे, कि चालू खाता में रखेंगे, पूंजी खाता में रखेंगे, इसको हम समझेंगे। अभी आप बस इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन-देन ही क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। और वस्तु आर्थिक लेन-देन में क्या आती है, वस्तु किसी भी वस्तु का आयात निर्यात लेन-देन, या सेवा का लेन-देन, या आय का लेन-देन, इसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। यहाँ पे एक चीज और समझते चलना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो भुगतान संतुलन हो गया। इसी को अगर हम चार्ट बना के लिख दें, जैसे ये पापा ने चार्ट बनाया ना अपना, अगर हम इसी को एक चार्ट बना के लिख दें कि कितना आया और कितना गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, उसको उसको हम कहते हैं अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि खाता, खाता जो होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जब हम चार्ट बना के लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि अमेरिका से कितना गया और कितना आया, ये चार्ट बना दिए। फिर चाइना से कितना गया और कितना आया, एक चार्ट बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा, खाता हो जाएगा, किसका, भुगतान संतुलन का क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा। तो सिंपल सा एक अर्थ में समझिए आप कि किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया गया आर्थिक लेन-देन ही, किया गया व्यापार ही क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक बात कहोगे सर, सही बात है। अब एक चीज और समझना, एक महाशय थे किंडलबर्गर, एक महाशय थे किंडलबर्गर। किंडलबर्गर ने एक परिभाषा दी है, उसको भी यहीं पे समझते चलते हैं, कभी मान लो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किंडलबर्गर महाशय ने क्या कहा है। तो एक चीज यहीं पे समझना, परिचय में ही, एक महाशय थे किंडल बर्गर, बर्गर वो डोमिनोज वाला नहीं, मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर नहीं, ये बर्गर इनका नाम है, किंडल बर्गर। किंडल बर्गर ने क्या कहा, किंडल बर्गर ने कहा कि किसी भी एक देश के जो भी निवासी होते हैं, क्या कहा कि देश के जो भी निवासियों के द्वारा, देश के निवासियों द्वारा, लिखते चलना कि देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों द्वारा, मतलब कि विदेश के निवासियों द्वारा, विदेशी निवासियों द्वारा, किंडलबर्गर ने कहा कि किंडलबर्गर ने कहा कि देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के जो भी निवासी हैं, मतलब जो विदेशी निवासियों द्वारा जो भी आर्थिक लेन देन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। सिंपल सा है, वो भी वही चीज बता रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक निवासियों टर्म जोड़ दिया। तो कहने का मतलब सिंपल से यही है कि देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के द्वारा, किसी भी देश के निवासियों के द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ किया गया जो आर्थिक लेन देन होती है, किया गया जो व्यापार होती है, उसको क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। इन्होंने इसके दो पक्ष बताए, लिखते चलना साथ में। दो पक्ष क्या बताया, एक बताया क्रेडिट साइड, एक बताया क्रेडिट, और एक होता है डेबिट। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ध्यान से समझना, क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है, समझते चलना यहीं पे। जैसे क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का मतलब ये है साथियों, एक एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले लिख लेना कि किंडलबर्गर, हेडिंग देना किंडल, परिचय में ही किंडलबर्गर ने क्या परिभाषा दी, परिभाषा लिखना कि किसी भी देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ, किसी भी देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ किए गए समस्त आर्थिक लेन देन को हम भुगतान संतुलन कहते हैं।
और भुगतान संतुलन के इन्होंने दो पक्ष बताए हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या होता है अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना लिख लेना, फिर देना फिर हेडिंग क्या देना, उसी के नीचे समझते चलना कि क्रेडिट साइड क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है, ये भी समझते चलते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट जैसे आप एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि भारत है और इधर क्या है, चाइना है। भारत क्या किया साथियों, भारत क्या किया कि चाइना से कुछ सामान क्या किया, मंगाता है। भारत जो है चाइना से कुछ सामान का क्या करता है, आयात करता है। अगर ये वस्तु या सेवा का आयात अगर करेगा, यहाँ पे अगर भारत जो है चाइना से अगर कोई भी वस्तु या सेवा का आयात करेगा तो उसके बदले चाइना को पैसा देगा। तो भारत क्या करेगा, चाइना को क्या देगा, डॉलर देगा। भारत जो है अगर चाइना से वस्तु या सेवा का आयात कर रहा है, तो अगर किसी भी देश को अपने किसी भी वस्तु या सेवा को अपने देश में खरीद रहे हो तो उसके बदले उसको कुछ पैसा का भुगतान भी तो करोगे ना, तो डॉलर का भुगतान कर रहा है। तो ये डॉलर क्या हो रहा है, हमारे देश के सापेक्ष क्या होता है, डॉलर हमारे देश से कहा, हमारे देश से डॉलर क्या हो रहा है, हमारे देश से डॉलर जा रहा है। तो हमारे देश से ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट का मतलब हमारे देश से अगर डॉलर जा रहा है, डेबिट हो रहा है। हमारे देश से अगर डॉलर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कि भारत के सापेक्ष क्या है, डेबिट है। अगर हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाइना में डॉलर क्या हो रहा है, चाइना में डॉलर आ रहा है, तो ये इसके यहाँ पे क्या होगा, ये इसके यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट और डेबिट का मतलब सिंपल सा है कि जिस देश से डॉलर जा रहा है उसको हम कहते हैं क्रेडिट, अरे डेबिट। जिस देश से डॉलर जा रहा है उसको उस देश के सापेक्ष वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। और जिस देश में डॉलर आ रहा है वो उसके सापेक्ष, उस देश के सापेक्ष क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। अगर हमारे देश से डॉलर जा रहा है तो हमारे देश में क्या हो गया, डेबिट हो गया। अगर हमारे देश में डॉलर आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इधर ही अमेरिका है, अगर अमेरिका है और अमेरिका से हमने क्या किया कि कुछ सामान हमने अमेरिका को क्या किया, बेच दिया। हमने अमेरिका को वस्तु या सेवा का क्या कर दिया, निर्यात। अब आयात निर्यात तो समझ ही रहे हैं, निर्यात का मतलब बेचना, आयात का मतलब मंगाना। अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका भारत को क्या करेगा, डॉलर देगा। देखो ध्यान से समझना, जैसे चाइना से अगर हम वस्तु सेवा का आयात कर रहे थे तो भारत क्या कर रहा था, डॉलर चाइना को दे रहा था। अगर अमेरिका को हम बेच रहे हैं अपना सामान, तो अमेरिका से हम डॉलर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे डॉलर का क्या होगा, यहाँ पे अमेरिका के हिसाब पे अगर अमेरिका से अगर डॉलर यहाँ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे देश में क्रेडिट होगा। और अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में डेबिट होगा। तो क्रेडिट और डेबिट का सिंपल सा अर्थ इतना ही है, जैसे आप एक चीज एक लाइन में समझना, क्रेडिट और डेबिट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर डॉलर हमारे देश से अगर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर हमारे देश में डॉलर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो वस्तु और सेवाओं का जो निर्यात है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वस्तु और सेवाओं का जो निर्यात है वो क्रेडिट है कि डेबिट है, वस्तु और सेवाओं का जो निर्यात है वो हमारे देश में क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट है, तो हमारे देश के सापेक्ष क्या है, वो क्रेडिट है। क्योंकि अगर हम निर्यात करेंगे तो बदले में हमको डॉलर मिलेगा, और जिस देश में डॉलर आती है उस देश का क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो अगर वस्तु और सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो क्रेडिट है। अगर हम वस्तु और सेवाओं का आयात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, वो डेबिट है। चाइना का क्रेडिट हो सकता है लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो डेबिट है, हम क्योंकि आयात कर रहे हैं। और अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, क्रेडिट है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। चाइना में क्रेडिट हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ डेबिट हो रहा है, अमेरिका में डेबिट हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक बात। तो क्रेडिट और डेबिट क्या होता है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। अगर डॉलर हमारे देश में आ रही है, हमारे देश में डॉलर आ रही है, हमारे देश में डॉलर आ रही है तो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अगर हमारे देश से डॉलर जा रही है तो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ठीक बात, कहोगे सर अच्छी बात है, ये चार्ट बना लेना कैसे क्या है, आप इसको अच्छे से समझ जाना। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। तो किंडल बर्गर ने क्या कहा था कि किसी भी देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ किया गया समस्त आर्थिक लेन देन क्या होता है, भुगतान संतुलन होता है। इसके इन्होंने दो पक्ष बताए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में इन्होंने कहा कि अगर कोई भी देश किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो आयात करता है तो उस देश के सापेक्ष उस वो डॉलर का क्या होता है, डेबिट होता है। अगर वो कोई भी देश अगर किसी भी वस्तु और सेवाओं का निर्यात कर रहा है तो उसके सापेक्ष उस देश के लिए क्या होता है, वो
निर्यात कर रहा है तो उसका क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश की। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है। अच्छा एक चीज यहीं पे समझते चलना कि अगर क्रेडिट अधिक हो जाए, मतलब कि ध्यान देना कि अगर निर्यात अधिक है आयात से, निर्यात निर्यात हम लोग अधिक है आयात से, तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ डॉलर क्या होगी, अधिक होगी, डॉलर क्या होगी, अधिक। और अगर आयात अधिक है निर्यात से, अगर आयात अधिक है निर्यात से, तो डॉलर क्या होगा, कम, क्योंकि हमने आयात बहुत ज्यादा कर लिया, हमने आयात क्या कर लिया, बहुत अधिक कर लिया, निर्यात कम, निर्यात हमारा उतना नहीं है, तो पैसा हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, अगर आयात अधिक है, आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब क्या होता है, डेबिट, और निर्यात का मतलब क्या है, क्रेडिट, क्योंकि हम जब निर्यात करेंगे तभी तो डॉलर हमारे यहाँ आएगी, तो हमारा जो क्रेडिट है वो कम है, हमारा डेबिट ज्यादा है, हमारा खर्च ज्यादा है, बदले में हमारा जो क्रेडिट है वो कम है, तो हमको यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे क्या होगा, व्यापार में क्या होगा, घाटा। ठीक है, अगर हमारा आयात अधिक है निर्यात कम है, तो मतलब हमारा डेबिट अधिक है, हमारा क्रेडिट कम है, मतलब कि डॉलर डॉलर जो हमारा डेबिट क्या है, डॉलर हमारा अधिक जा रहा है और बदले में हमारे यहाँ डॉलर कम आ रहा है, तो हमारा जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, वो घाटे का व्यापार होगा। अगर हमारा निर्यात अधिक है और आयात कम है, निर्यात अधिक है आयात कम है, निर्यात अधिक है मतलब हमारे यहाँ क्या है, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, आयात का मतलब डेबिट कम है। अगर क्रेडिट ज्यादा है बदले में डेबिट कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर की कमी, डॉलर अधिक होगा, डॉलर अधिक होगा मतलब क्या हो जाएगा, व्यापार हमारा क्या है, अधिशेष है। व्यापार अधिशेष का मतलब व्यापार जो है हमारा लाभदायक है, अधिशेष है मतलब कि अधिक व्यापार हो रहा है, अच्छा व्यापार है। तो ये चीजें आप लिख लेना यहीं पे, अच्छे से समझ जाना कि व्यापार अधिशेष क्या होता है और व्यापार घाटा क्या होता है। अगर निर्यात हमारा अधिक है आयात से, तो डॉलर हमारे यहाँ अधिक होगा, इसका मतलब है कि व्यापार क्या है, अधिशेष है। अगर हमारे यहाँ आयात अधिक है निर्यात कम है, तो मतलब डेबिट अधिक है क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब है डॉलर हमारे यहाँ कम होगा, और इसका मतलब है कि व्यापार क्या होगा, व्यापार जो है घाटे का होगा। ये चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो भुगतान संतुलन क्या होता है, ये शायद आप आसानी से समझ गए होंगे। भुगतान संतुलन क्या होता है, एक किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया गया समस्त आर्थिक जो लेन देन होता है, समस्त आर्थिक लेन देन में वस्तु हो गया, सेवा हो गया और आय हो गया, इन तीनों का जो लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। कहोगे सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आगे बताओ अब हम नेक्स्ट समझते हैं, देखते हैं कि भुगतान संतुलन का दो दो प्रकार होते हैं, भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं। भुगतान संतुलन के दो भाग हमने बताया आपको, दो भाग में हमने एक बताया था कि एक होता है दृश्य मद, एक होता है दृश्य मद। दृश्य मद का मतलब विजिबल, दृश्य मद का मतलब विजिबल साइड, दृश्य मद का मतलब विजिबल साइड, ठीक है, लिख लेना दृश्य मद। और एक होता है जो हमारा वो होता है अदृश्य मद, इनविजिबल साइड, इनविजिबल साइड और दृश्य मद का मतलब विजिबल साइड। इसके इन्होंने दो मत बताए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि दृश्य मत क्या होता है और अदृश्य मत क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दृश्य मत का मतलब होता है, दृश्य मत का मतलब होता है जो हमको क्या हो, दिखे। दृश्य मत का मतलब जो हमको दिखता हो, अदृश्य मतलब जो हमको न दिखता हो। तो अगर व्यापार में जैसे वस्तु का व्यापार अगर हम कर रहे हैं, तो वस्तु का व्यापार तो हमको दिख रहा है ना, वस्तु का अगर व्यापार कर रहे हैं तो वस्तु का व्यापार तो हमको दिख रहा है। वस्तु अगर हम जैसे भारत चाइना से अगर हम मान लेते हैं कि चाइना से हम मोबाइल फोन मंगा रहे हैं या टीवी मंगा रहे हैं, तो मोबाइल फोन या टीवी अगर चाइना से हमारे यहाँ आएगी तो बंदरगाह पे उसकी दर्ज की जाएगी, बंदरगाहों पे जब आएगी वो हमारे यहाँ आयात करेंगे हम, अगर वहां से चाइना से सामान मंगा रहे हैं तो बंदरगाहों पे उसको क्या की जाएगी, दर्ज की जाएगी, और बंदरगाहों पे उसके रिकॉर्ड को रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कितने रुपए की सामान हम कहाँ से क्या मंगाए हैं। तो वो तो हमको दिख रहा है ना, वो दृश्य मद है। तो दृश्य मद में क्या होता है कि वस्तु, किसी भी वस्तु या भौतिक पदार्थ जो होते हैं, किसी भी भौतिक पदार्थ या वस्तु का अगर हम आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम दृश्य मद में रखते हैं। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है। तो दृश्य मद का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वस्तु खाता भी कहते हैं, वस्तु खाता। वस्तु खाता मतलब गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट।
दृश्य मद का मतलब होता है वस्तु खाता। जैसे इसमें टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी मतलब वस्तु जो हमको विजिबल हो, जैसे ये डेस्टर है हमको विजिबल है तो इसका मतलब है दृश्य। ये वस्तु खाता होती है। और इसको साथियों क्या होते हैं, इसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं। इसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं। अगर हम चाइना से कोई वस्तु मंगा रहे हैं जिसका जिसका मतलब रिकॉर्ड बंदरगाहों पे दर्ज किया जा रहा हो, सिंपल सा मतलब है इसका जो रिकॉर्ड है वो बंदरगाहों पर क्या होता है, दर्ज होता है। इसका जो रिकॉर्ड है वो बंदरगाहों पर दर्ज होता है। कोई भी वस्तु का बंदरगाहों पर क्या होता है, रिकॉर्ड जो है इसका दर्ज होता है। कहोगे सर ठीक है। तो दृश्य मद का मतलब क्या होता है, इसको हम वस्तु खाता भी कहते हैं, इसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं। इसको इसका जो रिकॉर्ड होता है वो बंदरगाहों पे दर्ज होता है। और ये क्या होता है, सबसे सबसे बड़ी बात ये दृश्य मद है। ये हमको दिखता रहता है, ये विजिबल है। ये विजिबल है, ये हमको दिखता है। मतलब कि अगर हम कोई भी देश से अगर कोई भी सामान मंगा रहे हैं तो हमको वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि हाँ ये चीजें हम मंगा रहे हैं, ये चीजें है। तो ये इसको हम इतनी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर पूछे कि वस्तु खाता किसे कहते हैं तो कहोगे सर दृश्य मद को हम क्या कहते हैं, वस्तु खाता कहते हैं। इसके ठीक विपरीत आता है अदृश्य मद। इसको साथियों हम कहते हैं सेवा खाता। वस्तु और सेवा क्या होता है हम आपको अच्छे से बता चुके थे, सेवा खाता। ठीक है। तो दृश्य मद जो होता है वो वस्तु खाता होती है और अदृश्य मद जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, सेवा खाता। इसका जो रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे दर्ज नहीं होता। जैसे अगर कोई भी वस्तु को अगर हम मंगा रहे हैं तो जो भी आएगा, जैसे टीवी हो गया, टीवी अगर किसी देश से आ रहा है तो उसका बंदरगाहों पे उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा कि हाँ इतना टीवी हमारे यहाँ आया है और इतने रुपए का टीवी आया है। लेकिन जो अदृश्य मद होते हैं इनका जो रिकॉर्ड है वो बंदरगाहों पे दर्ज नहीं किया जाता। जो रिकॉर्ड है इनका वो बंदरगाहों पर, जो पोर्ट है इनका बंदरगाहों पर दर्ज नहीं किया जाता, दर्ज जो है नहीं किया जाता है। तो अदृश्य मद क्या होता है, इसको हम सेवा खाता भी कहते हैं। ये गुड्स अकाउंट हो गया और ये इसको हम सेवा खाता भी कहते हैं। इसका जो रिकॉर्ड है बंदरगाहों पर दर्ज जो है नहीं होता है और इसका जो रिकॉर्ड है बंदरगाहों पर क्या होता है, दर्ज होता है। कहोगे सर अच्छी बात है। तो दृश्य मद और अदृश्य मद दो चीजें आप समझ में आ गए कि जो जिसको अब कहोगे सर जैसे एग्जांपल हमको बता दो, इसमें तो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जो भी चीजें दिख रही है वो दृश्य मद में। अदृश्य मद में क्या होता है, अदृश्य मद में साथियों जैसे वो क्या हो गया, जैसे बैंकिंग, बैंक अगर कोई हमारे देश की बैंक है, अगर कोई भी हमारे देश की बैंक है वो अगर विदेशों में व्यापार कर रही है तो वो पैसा लेके आ रही है, सेवा दे रही है, तो क्या हो गई, वो कहाँ शामिल हो जाएगी, अदृश्य मद में। बैंकिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, होटल हो गई, रेस्तरां हो गई। ठीक है। अगर कोई भी पर्यटक है, कोई भी पर्यटक है, अगर पर्यटक आके यहाँ पे खर्चा कर रहा है, अगर कोई विदेशी पर्यटक है हमारे यहाँ आके खर्चा कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, तो कहाँ दर्ज होगा, वो अदृश्य मद, क्योंकि वो बंदरगाहों पे रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा है ना, वो अदृश्य मद हो गया। कोई भी जो हमारे वो है वो श्रमिक, अगर श्रमिक जो है विदेशों में काम कर रहे हैं, श्रमिक जो है जो विदेशों में काम कर रहे हैं, अगर वहां से वो काम करके कुछ पैसा भारत में भेज रहे हैं तो वो भी कहाँ होगा, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो बंदरगाहों पे दर्ज तो होगा नहीं, तो कहाँ हो जाएगा, वो अदृश्य मद में शामिल हो जाएगा। तो सिंपल सा एक चीज समझिएगा कि अगर कोई भी वस्तु है जो दिखता है हमको, जिसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे होता है, उसको हम वस्तु खाता के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं, इसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे दर्ज होता है। सेवा खाता, सर्विस, सर्विस अकाउंट। तो सर्विस जो अकाउंट है वो सेवा खाता जो है इसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पर दर्ज नहीं होता। जैसे बैंकिंग, होटल, रेस्तरां, पर्यटक, श्रमिक विदेशों में जो काम कर रहे हैं, इन सब का जो है इनका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे नहीं होता। ये वहां अपना काम कर रहे हैं, वहां से पैसा हमारे देश में भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, वो अदृश्य मद में शामिल हो जाता है। तो दृश्य मद और अदृश्य मद क्या हो गया, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप दृश्य मद और अदृश्य मद समझ में आ गया, कहोगे सर अच्छी बात है। दृश्य मद का मतलब जो हमको दिखता हो और जो जिसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे होता हो उसको हम दृश्य मद कहेंगे। और जो अदृश्य मद होता है उसका रिकॉर्ड तो बंदरगाहों पे नहीं होता और हमको दिखता भी नहीं है। तो ठीक है सर, ये भी हो गया अदृश्य मद। जैसे अगर कोई भी चिकित्सा कराने के उद्देश्य से हमारे देश में आया है, कोई भी चिकित्सा कराने के उद्देश्य से हमारे देश में आया है, तो अगर वो यहाँ पे चिकित्सा करा रहा है, बदले में कुछ पैसा यहाँ पे खर्च करेगा, तो वो क्या हो गया, अदृश्य मद है। हमारे देश से अगर बाहर कोई व्यक्ति गया है और वहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और वहां पे काम करके कुछ पैसा जो है भारत अपने देश में भेज रहा है, तो वो कहाँ हो गया, अदृश्य में हो गया।
अगर हम कोई वस्तु का आयात कर रहे हैं या कोई वस्तु का हम निर्यात कर रहे हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, विजिबल में आ जाएगा, विजिबल साइड में, और ये इनविजिबल साइड में आती है। तो विजिबल साइड और इनविजिबल साइड में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक ही अंतर होता है, सिंपल सी है, कि जिसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे दर्ज किया जाए उसको हम क्या कहाँ रखेंगे, दृश्य मद में, और जिसका रिकॉर्ड बंदरगाहों पे दर्ज नहीं किया जाता उसको हम कहाँ रखेंगे, अदृश्य मद में। इसको हम सेवा खाता भी कहते हैं, इसको हम वस्तु खाता भी कहते हैं, वस्तु खाता, इसको व्यापार खाता भी कहते हैं। ठीक है, ये गुड्स अकाउंट हो गया, ये सर्विस अकाउंट हो गया। कहोगे सर अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं साथियों कि पूंजी खाता क्या होती है। अब किसी भी देश को, जो भी किसी भी देश की जो आय होती है, जो भी लेन देन होती है, उसको समझने के लिए दो प्रकार के खाते होते हैं। पहला खाता हुआ है चालू खाता, पहला खाता है चालू खाता, करेंट अकाउंट, चालू खाता। अब चालू खाता क्या है और पूंजी खाता क्या है, इसमें हम सिंपल सा एक अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक चार्ट बनाते हैं और फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि चालू खाता में क्या क्या आता है। चालू खाता में क्या क्या आता है, मेरे साथ पहले चार्ट बनाइए कि चालू खाता में आता क्या क्या है। चालू खाता, चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट में आता क्या क्या है। सबसे पहले आता है दो चीजें तो आती ही है, पहले दृश्य मद और अदृश्य मद। अभी हमने दृश्य मद और अदृश्य मद समझा। अदृश्य मद, दृश्य मद में क्या था, दृश्य मद में क्या क्या था, बताओ मेरे साथ बताओ। वस्तुओं का आयात, कोई भी वस्तु है, वस्तु का आयात लिखते चलना, और वस्तु का क्या, निर्यात। वस्तु का निर्यात। दृश्य मद में क्या आता है, विजुअल साइड है उसमें क्या क्या आता है, वस्तु का आयात और वस्तु का निर्यात। हमने आपको बताया कि दृश्य में क्या क्या आता है। अदृश्य में क्या क्या आता है, अदृश्य मद में, इनविजिबल में सेवा का आयात, सेवा मतलब जैसे बैंकिंग हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, ये जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो सेवा का आयात, और सेवा का क्या, निर्यात, सेवा का निर्यात, और प्लस एक पक्षीय हस्तांतरण। अब बताते हैं अभी क्या होता है एक पक्षीय, वन साइड, एक पक्षीय हस्तांतरण, जो वन साइड ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण। ठीक है, ये अदृश्य मद में आता है। सबसे पहले आप बना लीजिए चार्ट कि दृश्य मद, ये चालू खाता में क्या क्या आता है। चालू खाता में क्या आता है, चालू खाता साथियों कुछ नहीं होता। अगर किसी भी देश का जो चालू खाता होता है, जैसे भारत देश का जो चालू खाता होगा, भारत देश अपना दो खाता बनाता है, एक चालू खाता बनाता है और एक पूंजी खाता बनाता है। भारत देश जो है, अगर वो अपना अपना चार्ट बनाएगा, अपने समस्त आर्थिक क्रियाओं के लेन देन को अगर देखेगा तो उसमें दो चार्ट बनाएगा, दो खाता बनाएगा, एक चालू खाता बनाता है और एक पूंजी खाता बनाता है। अगर चालू खाता में क्या क्या रखता है, चालू खाता में क्या रखता है साथियों, वो दृश्य मद और अदृश्य मद को रखता है। दृश्य मद में जो भी, दृश्य मद का मतलब वस्तु खाता और अदृश्य का मतलब जो सेवा खाता होती है। सेवा वस्तु खाता में क्या क्या आती है, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। सेवा खाता में क्या आती है, सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। इन सबको अगर हम एक चार्ट बना के देखें तो इन सबको अगर हम चार्ट बनाएंगे तो चालू खाता के अंतर्गत आएगा, करेंट अकाउंट। देखो समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे एक चार्ट बनाया हमने, जैसे भारत देश से एक चार्ट बनाया और इस चार्ट में लिखा कि कोई भी वस्तु, जैसे टीवी है, तो टीवी का आयात कितना किया, चलो ठीक है इतने डॉलर का, टीवी का निर्यात इतने डॉलर का किया, ठीक है। वस्तु का आयात निर्यात, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो इसका आयात इतने किया, निर्यात इतने किया, आयात इतने डॉलर का किया, निर्यात इतने डॉलर का किया, ये सारी चीजें हमने लिख ली। उसके बाद सेवाओं का कितना हमने, सर्विस जो है इसका हमने आयात कितने डॉलर का किया और इसका निर्यात कितने डॉलर का किया, ये भी यहाँ पे लिख लिए। एक पक्षी जो वन साइडेड जो ट्रांसफर है, इसका हमने आयात मतलब कितना हमारे देश में आया और हमारे देश से कितना डॉलर गया। ये सारी चीजें जब हम एक चार्ट में लिख लेंगे तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, ये चालू खाता के अंतर्गत इसको हम बनाते हैं। ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि अगर जो वस्तु है उसका जो आयात निर्यात होता है, इसको हम चालू खाता में रखते हैं कि पूंजी खाता में, तो आप कहोगे सर चालू खाता में। चालू खाता जो होती है इसमें वस्तु और सेवा और एक पक्षीय हस्तांतरण,
अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर कोई दुबई में काम कर रहा है और दुबई से काम करके पैसा हमारे देश में भेज रहा है, तो जो पैसा हमारे देश में आ रहा है वो चालू खाता में रखाएगा कि पूंजी खाता में? तो आप कहना नहीं सर, वो चालू खाता में रखाएगा, वो पूंजी खाता में नहीं रखाएगा। तो चालू खाता क्या होती है और पूंजी खाता क्या होती है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूंजी खाता नहीं, पूंजी खाता तो भी हम बताएंगे, मतलब चालू खाता क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। चालू खाता का मतलब होता है कि वस्तु खाता और सेवा खाता दोनों को मिला के अगर आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप लिखोगे कि किसी भी देश की जो वस्तु खाता होती है और जो किसी भी देश की सेवा खाता होती है और एक पक्षीय हस्तांतरण, इन तीनों को मिला के जो खाता बनती है उसको हम चालू खाता कहते हैं। कहोगे सर अच्छी बात है। अब एक चीज यहाँ पे वस्तु क्या है ये तो समझ में आ रही है। वस्तु का मतलब जो हमको दिखता है और जिसका कुछ ना कुछ निश्चित मूल्य होता है। जैसे ये वस्तु है, ये हमको दिख भी रहा है और इसका कुछ ना कुछ जरूर मूल्य है, तो ये वस्तु हो गई। सेवा क्या होती है? सेवा हमको दिखता नहीं है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य जरूर होता है। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको अपनी सेवा दी, आपका इलाज कर दिया, तो वो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन बदले में उसका कुछ ना कुछ मूल्य तो है। तो सेवा क्या होती है? वो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ जरूर मूल्य होता है। तो सेवा का हमने जो भी आयात किया है और सेवा का जो हमने निर्यात किया है, इन सबको अगर एक चार्ट में बनाएंगे, एक टेबल पे लिखेंगे, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो इनविजिबल साइड में होता है और इसको हम चालू खाता के अंतर्गत रखते हैं। और एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है ये समझने वाली बात है। जैसे एक चीज समझना है यहाँ पे, एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब होता है कि वन साइडेड ट्रांसफर, मतलब एक साइड से ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा साइड से। वो ऐसा नहीं कि हम उसको दे दिए तो फिर हमको बाद में वो देगा, नहीं, बस दे दिए तो खत्म बात। हमने आपको दे दिया तो जाओ बेटा मजा करो, इंजॉय, अब हमको नहीं चाहिए। वो वन साइड जो होता है ट्रांसफर होता है। जैसे वही आपको बताया ना कि अगर खाड़ी देशों में, सऊदीया में या दुबई में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो वहां से पैसा भेज रहा है, तो पैसा भेज रहा है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि फिर यहाँ वो भेजा है तो हमको अनिवार्य रूप से उसको चुकाना है फिर से। अरे वो भेज दिया, उसका पैसा है, भेज दिया, अपने देश में भेज दिया, मम्मी पापा उसको खर्चा करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो क्या हो गया? एक पक्षीय हस्तांतरण के नीचे लिख लेना, जैसे क्या आय, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर कमा रहा है, वो उसकी जो आय हो गई वो आय। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को उपहार दे रहा है, विदेशी व्यक्ति, अगर कोई विदेशों में रह रहा व्यक्ति है, अगर वो हमारे देश में, जैसे मान लो कि रोनाल्डो साहब को मन कर गया कि विराट कोहली साहब को एक 50 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दें, तो उन्होंने 50 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो वो उपहार है, वो उपहार है। अब उपहार कहाँ होगा? एक पक्षीय हस्तांतरण है। ऐसा थोड़ी है कि 50 करोड़ का उन्होंने गाड़ी विराट कोहली को गिफ्ट किया, विराट कोहली को उधारी थोड़ी दिया है कि विराट कोहली को बाद में 60 करोड़ चुकाना है। अरे उनका मैंने चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे। तो वो एक साइड ट्रांसफर है। आय हो गया, उपहार हो गया, अनुदान हो गया, ये सब कहाँ आती है? एक पक्षीय हस्तांतरण में आती है। और अगर आय, उपहार, अनुदान, ये सब जो भी है, अगर इसको हम कहाँ शामिल करेंगे? इसको हम चालू खाता के अंतर्गत लिखते हैं। किसी भी देश का जो चालू खाता होती है उसमें क्या क्या शामिल होती है, ध्यान से समझना। किसी भी देश का जो चालू खाता होती है उसमें दृश्य मत शामिल होती है और अदृश्य मत शामिल होती है। दृश्य मत में क्या होती है? वस्तु का आयात शामिल होती है, वस्तु का निर्यात शामिल होती है। हम किसी देश का कितना डॉलर का आयात किए हैं और कितना निर्यात किए हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे? चालू खाता में। सेवाओं का आयात और सेवाओं का निर्यात, हम कितनी सेवाओं का अपने यहाँ आयात किए हैं और कितनी सेवाओं का हम निर्यात किए हैं, वो कहाँ लिखेंगे? चालू खाता में। एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब हमारे देश में कितना आय आया है, हमारे देश में कितना उपहार आया है, हमारे देश में कितना अनुदान आया है, या हमने कितना दिया है किसी को, ये सारी चीजें कहाँ लिखेंगे? चालू खाता में। कहोगे सर अच्छी बात है, ये चार्ट बना लेना। चालू खाता में क्या क्या आती है? वस्तु, सेवा और एक पक्षीय हस्तांतरण, इसमें दृश्य मत और अदृश्य मत शामिल होते हैं। ठीक बात। अब देखना है यहाँ पे, समझना अच्छे से। एक चीज और यहाँ पे समझते चलना, एकदम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं। वस्तु खाता किसे कहते हैं? जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। वस्तु खाता कहाँ शामिल होता है? वस्तु खाता को वस्तु खाता जो भी है उसको हम कहाँ शामिल करते हैं? कहोगे सर चालू खाता में। सेवा खाता को कहाँ शामिल करते हैं? कहोगे सर इसी में, चालू खाता में। अगर हम पूछे एक पक्षी हस्तांतरण कहाँ शामिल होता है, अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पक्षी जो हस्तांतरण है वो कहाँ शामिल होता है, तो कहोगे सर चालू खाता में शामिल होता है। तो चालू खाता क्या हो गया, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं वस्तु का जो हमने आयात किया, वस्तु प्लस सेवा का जो भी हमने क्या किया है, वस्तु और सेवा का जो भी हमने आयात किया है, मान लेते हैं कि आयात किया है हमने 300 बिलियन डॉलर का, मान लेते हैं वस्तु और सेवाओं का, और हमने जो निर्यात कर दिया है
और हमने निर्यात किया है $200 बिलियन का। कहोगे सर ठीक है, वस्तु और सेवाओं का हमने, मान लेते हैं एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं कि मान लेते हैं वस्तु और सेवाओं का हमने आयात किया है $300 बिलियन का और हमने निर्यात कर दिया उसका $200 बिलियन का। तो आयात क्या है यहाँ पे? आयात क्या है? अधिक है। किससे? निर्यात से। अभी हमने पीछे बताया ना, अगर आयात अधिक है निर्यात से तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? $100 बिलियन का हमको क्या लग रहा है? घाटा लग रहा है। $100 बिलियन का क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? घाटा। तो ये व्यापार क्या हो जाएगा? व्यापार, इसको हम क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। ये मतलब घाटे का व्यापार है। आयात अधिक है हमारा, निर्यात कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो घाटा है वो व्यापार हमारा क्या है? वो घाटे का व्यापार है। अगर यही ठीक उल्टा होता, ये 300 होता, ये 200 होता और ये 300 होता, तो हमारा निर्यात अधिक है, हमने 300 का बेचा है और 200 का ही खरीदा है, तो हमारे पास $100 तो शेष बचा है। तो $100 क्या हो गया? हमारा व्यापार अधिशेष हो गया। व्यापार क्या हो गया? अधिशेष। वो $100 क्या हो गया? अधिक हो गया। तो भारत, आप देखोगे ना साथियों, भारत जो है अधिक से अधिक आयात ही करता है। भारत एक निर्यात कंट्री नहीं है। जैसे चाइना है, चाइना का जो निर्यात होता है, मतलब चाइना जो सामान बेचती है वो अधिक बेचती है, खरीदती कम है, इसलिए उसकी जो डॉलर जो है उसके यहाँ हमेशा अधिक से अधिक डॉलर रिजर्व होती जाती है। हमारा देश क्या है साथियों? हमारे देश में आयात अधिक होता है। हमारे देश में आयात अधिक होता है वस्तु और सेवाओं का। वस्तु और सेवाओं का जो आयात है वो अधिक होता है और निर्यात क्या होता है? निर्यात जो है वो कम होता है। इसलिए हमारा जो वस्तु चालू खाता है वो चालू खाता हमेशा घाटे का रहता है। जो चालू खाता है वो हमेशा क्या रहता है? घाटे का रहता है। और भुगतान संतुलन में क्या होता है? भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों को मिला के एक अपना चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चालू खाता क्या हो गया? आई होप आप लोग समझ गए कि वस्तु और सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है, वस्तु सेवा प्लस एक पक्षीय हस्तांतरण का जो भी आयात निर्यात होता है उसको हम कहाँ शामिल करते हैं? कहोगे सर चालू खाता में। ठीक बात है, ये समझ में आ गया। व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार अधिशेष क्या होता है? कहोगे सर अच्छी बात है। हमारा देश कैसा है? हमारा देश चालू खाते में हमेशा कैसे रहता है? घाटे में ही रहता है, क्योंकि हमारे देश में आयात क्या होती है? आयात अधिक है। हमारे देश की निर्यात क्या है? निर्यात कम है। ये हो गई सबसे बड़ी बात, चालू खाता। अब हम एक नेक्स्ट अपना समझते हैं पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता, इसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या आती है इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साथियों, आप पहले एक चार्ट बना लो, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। पहले आप एक चार्ट बनाइए कि इसमें क्या क्या आता है, फिर आपको बताएंगे कि पूंजी खाता क्या है। सबसे पहले इसमें आता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश में क्या क्या आता है? एफडीआई, एफआईआई, ये सब क्या है? विदेशी निवेश जो आती है वो उसको हम कहाँ लिखते हैं? उसको हम पूंजी खाता में लिखते हैं। प्लस जो भी हम उधारी ले रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम पूंजी खाता में लिखते हैं। जैसे उधारी में क्या क्या आएगी? वाह्य वाणिज्यिक उधारी, वाह्य वाणिज्यिक उधारी प्लस बाहरी सहायता। कहोगे सर अच्छी बात है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम पूंजी खाता में लिखेंगे। प्लस तीसरी चीज क्या आएगी? अन्य जमा। अन्य जमा में क्या क्या आएगी? जैसे एनआरआई है, एनआरआई जो है, एनआरआई जमाएं, अन्य जमाएं, ये जो भी जमाएं आएगी यहाँ पे पूंजी के रूप में, उसको हम कहाँ शामिल करेंगे? उसको हम कहाँ शामिल करेंगे? पूंजी खाता में। देखो सिंपल सा चीज समझना, भुगतान संतुलन साथियों दो खातों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कौन सा है? भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया पूंजी, एक तो हो गया चालू। चालू खाता में क्या आता है? वस्तु सेवा एक पक्षीय हस्तांतरण, वो दृश्य अदृश्य, ये हो गया चालू खाता में। अगर हम पूंजी खाता की बात करें तो पूंजी खाता में हम क्या क्या शामिल करते हैं? तो जैसे विदेशी निवेश हो गया, विदेशी निवेश में एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, एफक्यूआई हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ शामिल होगा? विदेशी निवेश में। उधारी, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, बाहरी सहायता, ये सब जो भी है, जैसे विदेशी विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण, विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण। ठीक है, ये सब कहाँ जाएगी?
उधारी में आ जाएगी, और अन्य जमाएं, एनआरआई जमाएं और प्लस अन्य जमाएं, जो भी जमाएं आ रही हैं वो कहाँ शामिल हो जाएगी, पूंजी खाता में। अब देखना, वस्तु और सेवाओं का जो आयात निर्यात हो रहा है उसको हम चालू खाता में लिख देते हैं कि हाँ ठीक है ये चालू खाता है, इसमें लिख दो इसको, ये चालू खाता हो गया। पूंजी खाता में क्या क्या लिखते हैं, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। इसमें सबसे पहले आती है विदेशी निवेश। जो भी विश्व के अन्य देशों द्वारा या विदेशों द्वारा जो भी हमारे यहाँ निवेश हो रहा है, जो भी हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, या हम जो विदेशों में जो पैसा लगा रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम पूंजी खाता के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे अगर हमारे देश में जो भी निवेश हो रहा है, हमारे देश में जो भी निवेश हो रहा है एफडीआई के तहत या एफआईआई के तहत या एफक्यूआई के तहत, अभी हम समझाएंगे क्या होता है, अभी आप आराम से देखिए बस। एफडीआई के तहत, एफपीआई के तहत, एफक्यूआई के तहत, ये जो भी हमारे देश में निवेश हो रहा है, अगर जैसे मान लो भारत देश है, भारत देश में विश्व के अन्य देशों द्वारा जो भी निवेश हमारे देश में हो रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे पूंजी खाता में, पहली बात। दूसरी बात, जो हम अपने देश मतलब भारत देश अगर किसी देश से उधारी लेके आ रहा है, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी, मतलब अगर कोई भी कंपनी, भारत की कंपनी है, अगर वो मान लेते हैं रिलायंस कंपनी जाके विश्व से उधार लेके आ गई, तो उसको हम पैसे को, जब वो पैसा लेके आएगा हमारे देश में तो उसको हम लिखेंगे ना कहीं, उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम पूंजी खाता में लिखेंगे। तो बाह्य वाणिज्यिक जो उधारी होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता में। प्लस बाहरी जो सहायता होती है, जैसे आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, ये सब जो हमको सहायता देते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम पूंजी खाता के तहत लिखते हैं। अन्य जमा में क्या होगी, जैसे एनआरआई जमाएं हैं, अन्य जमाएं हैं, जो भी जमाएं आ रही हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता में। तो यहाँ पे एकदम क्लियर रखना है कि वस्तु सेवा एक पक्षीय हस्तांतरण कहाँ होगा, चालू खाता में, और जो भी पूंजी आ रही है एफडीआई के तहत, एफपीआई, एफक्यूआई, उधारी के तहत और जमा के तहत, ये जो भी पूंजी आ रही है इसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता में। पूंजी खाता क्या होती है साथियों, पूंजी खाता क्या होती है, पूंजी खाता साथियों एक तो ऋण के रूप में आती है, एक गैर ऋण के रूप में आती है। ऋण के रूप में क्या क्या आती है, ऋण के रूप में आती है उधारी या जमा के रूप में, ये ऋण के रूप में आती है। और गैर ऋण के रूप में क्या आती है, जैसे ये तो गैर ऋण है ना, ये ऋण नहीं होते, अभी हम समझाएंगे क्या है। तो ये गैर ऋण के रूप में आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं साथियों, ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी के रूप में जो भी वित्तीय लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या होती है, ध्यान समझना कि एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी वित्तीय लेन देन होती है, जिससे जो भी वित्तीय लेन देन होती है, जो ऋण के रूप में या गैर ऋण पूंजी के रूप में, ऋण पूंजी के रूप में या गैर ऋण पूंजी के रूप में किसी भी देश में जो भी पैसा आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता में लिखते हैं। ध्यान समझना कि किसी भी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है, जो ऋण के रूप में या गैर ऋण के रूप में किसी भी देश में आता या जाता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता के रूप, पूंजी खाता में उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, पूंजी खाता में क्या क्या आता है, अब ये चीज आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम यही तीन चीज समझते हैं, ये चीजें समझ ही रहे हैं। एनआरआई का मतलब क्या होता है, जो हमारे देश के निवासी हैं और जाके लंबे समय से किसी अन्य देश में क्या किए हैं, बस गए हैं, नागरिकता हमारे देश की रखते हैं लेकिन वो लंबे समय से वहां पे व्यापार या व्यवसाय करने के उद्देश्य से वहां पे बसे हुए हैं, और वो जो जमाएं यहाँ पे भेज रहे हैं वो क्या है, वो पूंजी खाता में शामिल होगी। उधारी में समझ ही रहे हैं, अगर हमारे देश की कंपनी है, रिलायंस है, अडानी अंबानी जो भी कंपनी है, अगर वो उधारी ले रही है विश्व के बाजारों से, तो वो वाणिज्यिक उधारी में आ जाएगी। बाहरी सहायता जो भी मिल रही है ये उधारी होगी। तीन चीजें यहाँ समझने वाली है, एक एफडीआई होता है और एक क्या होता है, एफआईआई और एफक्यूआई। दो चीजें, तीन चीजें यहाँ पे समझने वाली है, इसको हम समझते हैं। पूंजी खाता क्या होता है, बताओ फटाफट। पूंजी खाता का मतलब होता है कि किसी भी एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन, समस्त आर्थिक लेन देन नहीं, बस वित्तीय लेन देन, जो भी वित्तीय रूप में जो लेन देन होता है, पैसे के रूप में जो लेन देन होता है, जिससे जिससे क्या होती है, हमारे देश में क्या होती है, पैसे का क्या होती है, पैसे का आदान प्रदान, वित्तीय जो लेन देन होती है उसको हम पूंजी खाता के रूप में शामिल करते हैं। इसमें ऋण और गैर ऋण दोनों शामिल होते हैं। ठीक बात है। देखो पहले एक बार फिर से समझना, किसी भी एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी वित्तीय लेन देन होती है, क्या वित्तीय लेन देन, इसको हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता। लिखते चलना, वित्तीय लेन देन जो होती है उसको हम पूंजी खाता कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऋण के रूप में भी ऋण पूंजी भी आती है और गैर ऋण पूंजी भी आती है। हो गया सर, ठीक बात है, अच्छी बात है, ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी भी आती है। जो पूंजी खाता होती है साथियों, किसी भी देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ जो वित्तीय लेन देन होता है, जो ऋण पूंजी के रूप में या गैर ऋण पूंजी के रूप में आती है, इससे क्या होती है साथियों,
इससे क्या होती है, परिसंपत्तियों के स्वामित्व में क्या होती है, परिवर्तन होती है। परिसंपत्तियों के जो एसेट है उसके परिसंपत्तियों के जो स्वामित्व है, स्वामित्व का मतलब जो उसका मालिक है, उसके स्वामित्व में क्या होती है, परिवर्तन होती है। जैसे जैसे अगर कोई कंपनी आया, जैसे मान लो अमेजोन आया और फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, कर तो वित्तीय लेन देन रहा है। जैसे अमेजोन कंपनी आई और फ्लिपकार्ट से बोली कि भैया एक काम करो, हमको अपने कंपनी का 50% या 30% शेयर दे दो। 30% पैसा दिया, बोले कि कितना रुपया चाहिए, बोला 30, मान लेते हैं $30 मिलियन। बोला ठीक है, $30 मिलियन ले लो और हमको 20% शेयर अपने कंपनी का दे दो। बोलेगा ठीक है ले लो। कर तो रहा है वित्तीय लेन देन। ये ऋण पूंजी है कि गैर ऋण पूंजी है? अगर वो पैसा दे रहा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो ऋण के रूप में दे रहा है, वो गैर ऋण पूंजी के रूप में दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। अभी वो 20% परिसंपत्ति का मालिक कौन था, फ्लिपकार्ट था। अब अमेजोन ने उसको खरीद लिया तो मालिक, उसका स्वामित्व कौन हो गया, स्वामित्व मतलब जो उसका स्वामी है, एसेट का जो स्वामी है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिसंपत्तियों के स्वामित्व में क्या होती है, परिवर्तन होती है। चालू खाता में क्या होती है, चालू खाता में परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु और सेवाओं का जो आर्थिक लेन देन होता है वो ही होता है, लेकिन यहाँ पे परिसंपत्तियों के स्वामित्व में भी परिवर्तन होती है। तो ये हमारा क्या हो गई, पूंजी खाता। वित्तीय लेन देन होगा, ऋण पूंजी या गैर ऋण पूंजी के रूप में होगा, और परिसंपत्तियों के स्वामित्व में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये लिख लेना, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, ये एफडीआई, एफपीआई और एफक्यूआई, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो भी विदेशी निवेश होती है, ध्यान देना यहाँ पे, कि विदेशी जो निवेश होती है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती है, विदेशी निवेश, जो भी विदेशी निवेश आ रही है हमारे देश में, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, वो दो रूपों में आती है। सबसे पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, देखो लिख लेना, चार्ट बनाना नीचे। ये तो पूंजी खाता समझ में आ गया ना। अब विदेशी निवेश समझते हैं। विदेशी निवेश जो दो रूपों में किसी भी देश में आती है। सबसे पहला होता है एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक आता है पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। क्या है, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। पोर्टफोलियो विदेशी निवेश मतलब एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो एफडीआई क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक होता है पोर्टफोलियो विदेशी निवेश, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। और ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है एफडीआई और एफपीआई, दो चीजें समझना है यहाँ पे। देखो एफडीआई का मतलब होता है कि अगर अभी आपको बताया ना, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है, विदेशी जो कंपनी होती है, देखो यहाँ पे लिखना कि जो विदेशी कंपनी होती है, विदेशी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, किसी भी देश की कंपनी में, देश की किसी भी कंपनी में क्या करती है, 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है। 10% से अधिक की क्या करती है, हिस्सेदारी क्या कर लेती है, खरीद लेती है। 10% से अधिक की हिस्सेदारी क्या करती है, खरीदती है। देखो ध्यान समझना, अगर अमेजोन वाला आया और फ्लिपकार्ट में 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद ले रहा है, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। वो खरीद रहा है 10%। जैसे कोई भी कंपनी आई और बोली कि ओला कंपनी भारत की है या ओयो कंपनी भारत की है, एक काम करते हैं इसमें हम 10% से अधिक का शेयर खरीद लेते हैं। कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो ओला कंपनी का मालिक था, लेकिन अब कोई विदेशी कंपनी उस कंपनी की मालिक हो जाएगी। मालिक का मतलब पूर्ण रूप से मालिक नहीं, लेकिन 10%, 20%, 30% का मालिक हो जाएगी वो। अगर कोई कंपनी किसी भी देशी कंपनी में अगर 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीदती है तो क्या होगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको हम कहते हैं एफडीआई, अगर 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है।
और एफपीआई क्या होती है, इसमें क्या होती है 10% से कम की हिस्सेदारी होती है, 10% से कम की हिस्सेदारी। अब आप बताओ कि इसमें स्थिर कौन सबसे ज्यादा होगा, इसमें स्थिर ये होगा क्योंकि वो वहां पे कुछ पैसा लगाता है, 10% से कम मतलब 2%, 1% या नहीं, आधा परसेंट या पॉइंट में कुछ परसेंट, कुछ पैसा लगाया, लाभ कमाया, लाभ कमाया, जब लाभ पूरा हुआ निकल गया वो। लेकिन ये अगर 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदा है तो ये स्टेबल है, ये रुकेगा और उस कंपनी पे काम भी करेगा, उससे लाभ कमाने की कोशिश करेगा। तो ये ज्यादा क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ज्यादा स्थिर ये होता है। वो पोर्टफोलियो जो निवेशक होते हैं वो कम स्थिर होते हैं, ये अल्प समय के लिए आते हैं, ये कहते हैं ये दीर्घ समय के लिए आते हैं। वो अल्प समय के लिए आते हैं, ये दीर्घ समय के लिए आते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो बहुत कम पैसे के साथ आते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, लाभ कमाते हैं, ये लाभ के उद्देश्य से आते हैं, लाभ कमाते हैं, लाभ कमाए, जिस दिन उनको लगा कि लाभ नहीं है निकाले पैसा, निकल गए। तो 10% से कम की हिस्सेदारी यहाँ पे होती है। एफपीआई ही साथियों दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है एफआईआई और एक होता है एफक्यूआई। एक होता है एफआईआई फॉरेन, इसको हम कहते हैं एफआईआई, एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी संस्थागत निवेशक। देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी, उसी के नीचे लिखना, उधर हम लिख नहीं पा रहे हैं ज्यादा नीचे है, उसी के नीचे लिखना विदेशी, क्या है, विदेशी संस्थागत, इन्वेस्टर है ना, संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। ये क्या होते हैं, ये पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं। पोर्टफोलियो निवेशक कौन होता है, जो बहुत कम पैसे के साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से आता है, वो अस्थिर प्रकृति का होता है, उसको जो लाभ कमाया, लाभ कमाने के बाद वो निकल जाता है, ये पोर्टफोलियो निवेशक हो गया। ये एफआईआई क्या होता है, विदेशी संस्थागत निवेशक। अगर कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी कंपनी अगर पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में निवेश करती है तो क्या हो जाएगी, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक में क्या होती है, उसके नीचे लिख लेना, अगर कोई विदेशी कंपनी, अगर कोई विदेशी कंपनी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में किसी भी देश में निवेश करती है, उसके नीचे लिखना, एफआईआई के नीचे लिखना, अगर कोई विदेशी कंपनी मतलब कोई भी संस्था, कोई भी विदेशी संस्था या विदेशी कंपनी अगर पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में किसी भी देश में निवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एफआईआई। पोर्टफोलियो आप समझ गए, पोर्टफोलियो बहुत छोटे पैसे लगाते हैं, बहुत कम पैसा लगाते हैं और बहुत कम समय के लिए लगाते हैं, लाभ के उद्देश्य से लगाते हैं, लाभ कमाएंगे निकल जाएंगे। तो ये हो गया एफआईआई। अब एफक्यूआई क्या होता है, उसके नीचे लिखना, ये विदेशी संस्थागत हो गया। एक होता है विदेशी, ये विदेशी क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, विदेशी, ये पात्रगत, क्वालिफाइड मतलब पात्रगत विदेशी निवेशक होते हैं, क्या होते हैं, उसके नीचे एफक्यूआई के मतलब पात्रगत, क्वालिफाइड होते हैं, ये पात्रगत, पात्रगत विदेशी निवेशक। पात्रगत विदेशी निवेशक कौन होते हैं, ये तो कंपनी हो गई। एफपीआई का मतलब क्या हो गया, एफपीआई का मतलब पोर्टफोलियो निवेशक। इसमें क्या हो गया, इसमें कोई कंपनी निवेश करती है पोर्टफोलियो के रूप में, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, कोई विदेशी जो है व्यक्ति जो होता है वो पोर्टफोलियो के रूप में अगर किसी कंपनी में निवेश कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर, विदेशी पात्रगत विदेशी निवेशक। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, इसमें कोई व्यक्ति होता है वो पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में किसी भी कंपनी में 10% से कम की हिस्सेदारी को निवेश करता है, उसको हम कहते हैं एफक्यूआई। अगर एफडीआई है, एफपीआई है या एफआईआई है या एफक्यूआई है, ये सारी क्या होती है, ये सारे क्या होते हैं, ये पूंजी खाता में शामिल होते हैं। आई होप आपको अब विदेशी निवेश समझ में आ गया होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे एफडीआई क्या होता है तो आप बता देना कि विदेशी कंपनी अगर किसी भी कंपनी में 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है तो एफडीआई होती है। ये ज्यादा स्थिर होते हैं, ये ज्यादा स्थिर होते हैं, ये लंबे समय तक रुकते हैं किसी भी देश में। और एफपीआई जो होते हैं वो बहुत छोटे समय के लिए आते हैं, वो लाभ के उद्देश्य से आते हैं। ये जैसे शेयर मार्केट में निवेश करेंगे या किसी भी कंपनी को नहीं खरीदते, किसी भी कंपनी में बहुत कम हिस्सेदारी खरीदते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन सब में छोटा छोटा पैसा लगाएंगे और लाभ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे निकल गए। अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है तो उसको हम फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। इसके नीचे लिख लेना, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक।
और FQI का मतलब फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, मतलब पात्रगत विदेशी निवेशक। वो कोई व्यक्ति निवेश करता है तो FQI, अगर कोई कंपनी या संस्था निवेश करती है तो उसको हम FII कहते हैं। इतना चीजें आपके आप दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। लिख लेना, रिवीजन करना, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया विदेशी निवेश। कहोगे सर अच्छी बात है, तो ज्यादा स्थिर कौन होता है? तो FDI वाला। कम स्थिर कौन होता है? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इसको कहाँ शामिल करते हैं? इसको हम कहाँ शामिल करते हैं? इसको हम कहाँ शामिल करते हैं? इसको हम शामिल करते हैं पूंजी खाता में। देखो, भुगतान संतुलन जो है ये 2 खाता होती है, एक तो हो गई चालू और एक हो गई पूंजी। ठीक है, ये चालू खाता हो गई, ये पूंजी खाता हो गई। हम एक चार्ट बनाते हैं, भुगतान संतुलन जब खाता बनाएंगे, बैलेंस खाता जब करेंगे तो उसको हम 2 खाता बनाएंगे। चालू खाता में वस्तु का आयात, वस्तु का निर्यात, सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात, और एक पक्षीय हस्तांतरण। इसको जो भी होगा हम इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक बात है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? विदेशी निवेश, उधारी और अन्य जमा, ये चीजें यहाँ पे लिख लेंगे पूंजी खाता में। जो भी पैसा आएगी उसको हम पूंजी खाता में लिखेंगे, और इसको जो भी पैसा आएगी वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात से और एक पक्षीय हस्तांतरण से, उसको हम कहाँ लिख लेंगे? चालू खाता में। भारत के संदर्भ में साथियों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पे हमेशा घाटा होता है, क्योंकि हमारा जो आयात है वो अधिक है, निर्यात जो है वो क्या है? कम है। इसलिए हमेशा हम कहाँ रहते हैं? घाटे में। भारत जो पूंजी खाता में साथियों क्या होती है? पूंजी खाता में ये हमेशा लाभ में रहती है, क्योंकि यहाँ पे FDI, FPI, FQI, FII जमाएं ये सब क्या हो रही है? बहुत अधिक आ रही है, तो यहाँ पे लाभ होती है। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को अगर हम मिला के हम जो देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन। कहोगे सर अच्छी बात है, चालू खाता पूंजी खाता क्या हो गया? ये आपको समझ में आ गई। कहोगे सर ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है। चालू खाता साथियों क्या होता है? अभी हम आपको एक चीज बताएंगे। अब देखना, यहीं पे एक नोट करके हेडिंग लिख लेना कि चालू खाता। चालू खाता मतलब समझ गए? चालू खाता और राजकोषीय खाता। चालू खाता घाटा, जो चालू खाता में घाटा होता है और जो राजकोषीय घाटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्विन डेफिसिट, मतलब कि जुड़वा खाता घाटा। लिख लेना, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, कि चालू खाता में जो घाटा होता है, जो चालू खाता में जो घाटा हो रहा है, और जो राजकोषीय घाटा। अभी हम आपको फिजिकल डिफिसिट आपको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे राजकोषीय के बारे में, तो उसमें हम चीजें आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब बस यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना कि जो चालू खाता में घाटा, चालू खाता में जो घाटा होता है और जो राजकोषीय घाटा होता है, इसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ट्विन अकाउंट डेफिसिट मतलब कि जुड़वा खाता घाटा कहते हैं। ठीक है, लिख लो कि चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा जो होती है उसको हम जुड़वा खाता घाटा कहते हैं। लिख लिए? कहोगे सर अच्छी बात है, लिख लिए। एक चीज हो गई। अब यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई कि दृश्य खाता क्या होती है, अदृश्य खाता क्या होती है, सेवा खाता क्या होती है, वस्तु खाता क्या होती है, चालू खाता क्या होती है और पूंजी खाता क्या होती है। ये चीज समझ में आ गई। भारत देश का जो व्यापार होता है, जो भुगतान संतुलन होता है, उसमें हम कहाँ कहाँ कौन कौन चीजें लिखते हैं, ये भी चीजें आपके समझ में आ गई। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप बता दोगे। विदेशी निवेश क्या होता है, FDI, FPI, FQI, ये सब सारी चीजें आपको हम अच्छे से समझा दिए। कहोगे सर अच्छी बात है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। और कुछ बताओ आप। तो अब एक हमारा नेक्स्ट बचता है साथियों, बस एक चीज लास्ट बचता है। हमने हालांकि ये चीजें हम आपको RBI वाले चैप्टर में पढ़ाया है, लेकिन हम सोच रहे हैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार चीजें बता दें। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेक्स। इसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं। देखो, इसका अभी हम RBI वाले चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि फॉरेक्स का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, मतलब इसका जो देख रेख करता है वो कौन होता है? RBI। जब हम RBI वाले चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम इसको चीजों को डिस्कस किए थे, लेकिन हम फिर से यहाँ पे एक बार आपकी रिवीजन कराने के उद्देश्य से थोड़ा 2 मिनट में हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेक्स का संरक्षक कौन होता है? वो RBI होता है, सबसे पहली बात। अब कहोगे सर जो फॉरेक्स होता है उसमें क्या क्या शामिल होती है? इसमें साथियों 4 चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज होती है
पहली चीज क्या है? पहली चीज है साथियों कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। विदेशी जो मुद्रा के रूप में जो संपत्ति हमारे यहाँ है उसको हम कहाँ शामिल करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में। हमारे देखो साथियों, एक चीज समझना ध्यान से कि कोई भी अगर देश है ना तो उस देश का एक फॉरेक्स होता है। कोई भी देश है अगर वो संप्रभु देश है, एक संप्रभु देश है, तो उसका फॉरेक्स वो एक फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखता है कि जैसे आपके मम्मी पापा हैं गुल्लक में पैसा या कुछ सेविंग करके रखते हैं ना कि जरूरत पड़ने पे उसको हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ऐसे ही अगर कोई भी देश है तो फॉरेक्स के रूप में कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में एक कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखती है, जिससे कि जरूरत पड़ने पे, जैसे मान लो कभी कुछ ऐसा घट गया, जैसे चालू खाता है, पूंजी खाता है, मान लेते हैं ऐसा पैसा है ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो हम फॉरेक्स से पैसा निकाल के क्या करेंगे? खरीद लेंगे। तो इसलिए फॉरेक्स रखा जाता है। अभी पाकिस्तान बदहाली के कगार पे क्यों है? क्योंकि उसके पास फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बहुत है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो उसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अब उसका चालू खाता घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वस्तुओं का आयात बहुत अधिक है निर्यात की अपेक्षा। खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, कुछ बेचने को है ही नहीं, तो घाटा तो सहेगा ही। और पूंजी खाता में भी उसके यहाँ निवेश नहीं हो रहा है तो भी वो दिक्कत में है। अभी भारत में क्या है कि पूंजी खाता के रूप में एफडीआई, एफपीआई और उधारी और ये सब के रूप में, जमा के रूप में बहुत पैसा आ रहा है। इसलिए हमारा पूंजी खाता प्लस में है, चालू खाता थोड़ा माइनस में है, तो एडजस्ट करके हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर देखो समझना, आपके पापा हैं, आपके पापा जो है कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। अगर आपके पापा का खर्चा अधिक होगा तो सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पापा का खर्चा कम होगा, आय अधिक होगा, तो जो पैसा बचेगा उसको सेविंग में रख देंगे। ठीक बात समझ में आ गया? उसी तरीके से कोई देश होता है, एक देश का जो आय अगर अधिक है तो पैसा जो बचेगा वो पैसा कहाँ रख देगा? वो फॉरेक्स में रिजर्व के रूप में रख देगा। अब आपके पापा बचत करते हैं इसलिए कि अगर अकस्मात परिस्थिति, कोई भी इमरजेंसी परिस्थिति आ गई, उसमें पैसा निकाल के खर्च कर लेंगे। उसी तरीके से कोई देश अपना फॉरेक्स इसलिए रखता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारे पास पैसा नहीं है या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई तो हम उस देश को अपना पैसा फॉरेक्स से निकाल के उसको हम क्या कर लेंगे? खर्च करके अपने देश की, हम अपने देश की जो है वस्तु और सेवाओं का जो जो प्रवाह है उसको हम अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो फॉरेक्स से क्या होता है समझ में आ गया? फॉरेक्स में चार चीजें शामिल होती हैं। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में जैसे डॉलर हो गया, बहुत सारा डॉलर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में डॉलर हो गया, किसी भी देश का बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, पत्र हो गया, ये सब यहाँ पे रखते हैं पैसे के रूप में। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मतलब डॉलर हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ये किसी भी देश के पत्र हो गया, इसको हम मतलब कि मुद्रा के रूप में, डॉलर के रूप में यहाँ पे रखते हैं। कहोगे सर अच्छी बात है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हम सोना भी रखते हैं। क्या है? गोल्ड। यहाँ पे हम सोना भी रखते हैं। कहोगे सर अच्छी बात है। तीसरा, एक आईएमएफ होता है साथियों, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मतलब कि जो आईएमएफ है वहां पे रिजर्व के रूप में सब देश अपना कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आईएमएफ के पास जो रिजर्व है वो भी हमारी क्या है? वो भी हमारे फॉरेक्स होता है। आईएमएफ के पास रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा साथियों, ये जो कोष है विदेशी मुद्रा कोष है, इसमें क्या होता है कि सब देश अपना कुछ ना कुछ पैसा ले जाके वहां पे जमा कर देते हैं। ये एक विदेशी संस्था होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें क्या होती है, सब देश अपना कुछ ना कुछ रिजर्व के रूप में वहां पे रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां से हम ले लेंगे, या उसको रूप में उधारी भी देता है, गिरवी के रूप में वहां पे रखते हैं। तो हर देश रखता है यहाँ पे। तो ये जो आईएमएफ के पास रिजर्व होता है वो भी फॉरेक्स के रूप में आता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज होती है एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट, मतलब कि विशेष आहरण अधिकार। स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। कहोगे सर अच्छी बात है। ये चार चीजों से मिलके, ये तो समझ ही गए कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति क्या है, कि अगर कोई भी देश में जो भी डॉलर है, बॉन्ड है, शेयर है, पत्र है, ये सब क्या हो गई? फॉरेक्स के रूप में यहाँ पे रखी जाती है। सोना, कुछ सोना, जो भी हमारे देश में सोना है उसको हम फॉरेक्स के रूप में कुछ ना कुछ सोना के रूप में रखते हैं। आईएमएफ के पास रिजर्व, आईएमएफ के पास जो हमारे देश का रिजर्व है उसको हम कहाँ रखते हैं? फॉरेक्स के रूप में। और एसडीआर, विशेष आहरण जो अधिकार है, वो भी फॉरेक्स में शामिल होता है। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हमारे देश में एफडीआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एफडीआई जो है मतलब कि विदेशी जो निवेश है बहुत तेजी से आ रहा है,
अगर विदेशी निवेश बहुत तेजी से आ रहा है तो डॉलर बढ़ रहा है, और डॉलर अगर हमारे देश में बहुत तेजी से आ रहा है तो हमारा फॉरेक्स भी क्या हो रहा है, हमारा फॉरेक्स भी क्या हो रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में डॉलर भी आता है और हमारा फॉरेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए जो है हमारा फॉरेक्स क्या होता है, हमेशा अभी क्या है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ये चीजें हो गई, 4 चीजें आती हैं, लिख लेना। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोना, आईएमएफ के पास रिजर्व और एसडीआर। ये चीजें समझ के 3 चीज। एसडीआर क्या होती है, अभी हम तो आपको थोड़ा सा एक लाइन में समझा देते हैं कि एसडीआर क्या होती है। ठीक है, एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। कहोगे सर अच्छी बात है। एसडीआर क्या होती है साथियों, एसडीआर का मतलब कुछ नहीं होता। एसडीआर एक प्रकार की एक कृत्रिम मुद्रा है। इसका कोई करेंसी या कोई नोट या कोई पत्र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसका कोई पत्र होगा या कोई करेंसी होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा, ये कुछ नहीं होता। ये साथियों एक कृत्रिम मुद्रा होती है। ये आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ का मतलब विदेशी मुद्रा जो भंडार है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये उसकी क्या है, आईएमएफ की मुद्रा है। ये आईएमएफ की क्या है, ये मुद्रा है। 1969 में साथियों इसको आईएमएफ के द्वारा अपनाया गया था। एसडीआर को जो है आईएमएफ के द्वारा 1969 में अपनाया गया था और 1970 से साथियों इसको प्रयोग में लाया जाने लगा। 1970 से आईएमएफ के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रयोग में लाया जाने लगा, प्रयोग में लाया जाने लगा। ठीक है, ये आईएमएफ की एक प्रकार की मुद्रा है। अगर पूछे कि एसडीआर किसकी मुद्रा है तो आप कहोगे सर आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक मुद्रा है। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है। दूसरी चीज, इसका कोई करेंसी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसका कोई करेंसी होता है। ये एक बास्केट पर आधारित होती है। जैसे ये बास्केट है, ये एक बास्केट रख दिए, इसमें बहुत सारे देशों की मुद्राओं को रखेंगे और उसका औसत निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक बास्केट बनाते हैं, इसमें कुछ देशों की मुद्राओं को शामिल करते हैं और उसका जो औसत निकालते हैं वो क्या हो जाएगी, वो एसडीआर हो जाएगी। इसमें 5 देशों की मुद्राओं का बास्केट बनाते हैं। 5 देश की मुद्रा का क्या करते हैं, बास्केट है। मुद्रा का क्या होता है, ये बास्केट है। बास्केट मतलब टोकरी है। कौन कौन सी देश की मुद्रा का बास्केट है, लिख लेना यहीं पे। कभी कभी एग्जाम में आता है एसडीआर में कौन कौन सी देश की मुद्राएं शामिल है। 5 देश में सबसे पहले अमेरिका का डॉलर है। अमेरिका का क्या है, डॉलर। कहोगे सर अच्छी बात है। फिर यूरोप का यूरो है। फिर जापान का येन है। डॉलर है, यूरोप का क्या है, यूरो, जापान का क्या है, येन। फिर ब्रिटेन का क्या है, पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड। और चीन का क्या है, रेनमिनबी। ये इस देश की मुद्रा का नाम है। ये पाउंड, रेनमिनबी, डॉलर, यूरो, येन, ये क्या है, ये देश की मुद्राओं का नाम है। जैसे भारत का रुपया होता है ना, वैसे अमेरिका में डॉलर होता है। जैसे भारत का रुपया होता है वैसे यूरोप का यूरो होता है। जैसे भारत में रुपया होता है वैसे जापान का येन होता है। ये डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेनमिनबी, ब्रिटेन, चीन, यूरोप, जापान और अमेरिका, इन 5 देशों को मुद्राओं को मिला के एक बास्केट बनाया जाता है। इन 5 देशों की मुद्राओं को मिला के एक बास्केट बनाया जाता है, टोकरी बनाया जाता है और उसका जो औसत निकलता है उसको हम कहाँ शामिल करते हैं, उसको हम एसडीआर में शामिल करते हैं। ये आईएमएफ की मुद्रा होती है। इसको 1969 में आईएमएफ के द्वारा अपनाया गया था। 1917 में इसको आईएमएफ ने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। 5 देश की मुद्राओं का एक बास्केट होता है। कौन कौन से देश की मुद्रा है ये आपको समझ में आ गया, कहोगे सर अच्छी बात है। कभी कभी पूछ देता है कि कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं। इसको साथियों ये ऐसा तो है नहीं कि आईएमएफ की कोई करेंसी होती है, ये बस बास्केट पे आधारित होती है, इसलिए हम इसको कृत्रिम मुद्रा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। इसको हम पेपर मुद्रा भी कहते हैं, पेपर मुद्रा। इसको हम लेखा मुद्रा भी कहते हैं। पेपर मुद्रा हो गया, लेखा मुद्रा हो गया, ये सब किसको कहते हैं, ये सब हम क्या कहते हैं, एसडीआर को कहते हैं। तो एसडीआर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार साथियों ये आईएमएफ की एक प्रकार की मुद्रा होती है। इसको हम कृत्रिम मुद्रा, पेपर मुद्रा, लेखा मुद्रा भी कहते हैं। और ये 5 देशों की मुद्राओं का एक बास्केट होती है। इसमें अमेरिका का डॉलर हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, पाउंड का, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, जापान का येन हो गया, चीन का क्या हो गया, रेनमिनबी हो गई। ये सब देशों की करेंसी के नाम है। ठीक है, ये 5 देशों की मुद्राओं के आधार पर ये हो गया। तो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स का संरक्षक कौन होता है, कहोगे सर आरबीआई होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कहोगे सर 4 चीजें शामिल होती हैं। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, इसमें डॉलर हो गया, विदेशी पत्र हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर, ये सब सारी चीजें वहां पे शामिल होती है। दूसरा सोना हो गया,
तीसरा जो हम IMF के पास रिजर्व के रूप में रखे हैं वो हो गया, और चौथा SDR हो गया। कहोगे सर अच्छी बात है, ये भी चीजें विदेशी मुद्रा भंडार में हमको आप समझा दिए दोबारा से। ये चीजें हमने RBI में समझाया था, लेकिन फिर से हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक बात। अब यहाँ पे जाके ये चीजें हमको समझ में आ गई फॉरेक्स क्या होता है। अभी साथियों हाल में 4 अक्टूबर को एक रिपोर्ट लिख लेना, 4 अक्टूबर 2024 को RBI ने क्या किया है, RBI ने रिपोर्ट दी है और इसमें बताया कि जो भारत का जो फॉरेक्स है, भारत का जो फॉरेक्स है वो $700 बिलियन के पार हो गया है। $700 बिलियन के क्या हो गया है, पार हो गया है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2024 को RBI ने भी हाल ही में फिलहाल में एक रिपोर्ट दी है और बताया कि भारत का जो फॉरेक्स है वो $700 बिलियन के क्या हो गया, पार हो गया। 701 पॉइंट कुछ डॉलर है। तो इसका मतलब है कि इस भारत का जो अभी हाल फिलहाल में जो फॉरेक्स है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। फॉरेक्स कैसे बढ़ता है, जब डॉलर का प्रवाह अधिक होता है, जब विदेशी मुद्रा जो है अधिक आती है तो हमारा क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन होता है साथियों, ध्यान से समझना, रिवीजन करते हैं ये चीजें, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं आपका, रिवीजन करते हैं कि किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन होता है वो एक देश का अन्य देशों के साथ जो समस्त आर्थिक लेन देन होता है उसको हम भुगतान संतुलन में शामिल करते हैं। जब वित्तीय लेन देन की बात करेंगे तो पूंजी खाता में, और जब वस्तु और सेवाओं का लेन देन की बात करेंगे वो चालू खाता में। उपहार, अनुदान और आय ये एक पक्षीय हस्तांतरण होता है, इसको हम चालू खाता में शामिल करते हैं। कहोगे सर अच्छी बात है। अगर कोई पर्यटक हमारे देश में घूमने फिरने आया है तो वो कहाँ शामिल होगा, देखो अगर एक स्टार बना के लिखना, अगर कोई पर्यटक है, अगर कोई पर्यटक है, टूरिस्ट है, टूरिस्टर है, अगर वो हमारे देश में आया है घूमने फिरने, तो अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है तो वो कहाँ खर्चा करेगा, वो कहाँ करेगा, वो सेवा खाता में करेगा। सेवा खाता मतलब अदृश्य खाता। ये सेवा खाता और ये किस में आता है, ये चालू खाता में आता है। ठीक है, ये हो गया। देखो एक चीज और समझना, जैसे जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो समझ ही रहे होगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर का आयात निर्यात हो रहा है तो इसको हम कहाँ शामिल करेंगे, इसको हम वस्तु खाता में शामिल करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर का आयात निर्यात होता है उसको हम कहाँ शामिल करते हैं, सेवा खाता में। और ये दोनों मिलके कौन सा खाता होते हैं, ये दोनों मिलके होते हैं चालू खाता। तो चालू खाता और सेवा खाता में, अरे चालू खाता और पूंजी खाता में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, और चालू खाता और वस्तु खाता और सेवा खाता में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वस्तु खाता किसमें आता है, विजिबल दृश्य मद में, और सेवा खाता किसमें आता है, इनविजिबल साइड में, अदृश्य मद में आता है। इसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं। अगर वस्तुओं का आयात अधिक है, निर्यात कम है, निर्यात कम है तो हमारा व्यापार क्या होता है, व्यापार घाटा में होता है। निर्यात अधिक है, आयात कम है तो हमारा व्यापार क्या होता है, अधिशेष में होता है, व्यापार फायदे में होता है। और अगर निर्यात और आयात दोनों बराबर है तो व्यापार क्या होता है, संतुलित होता है। ये 3 चीजें हो गई। सेवा खाता में भी वही चीजें हैं। और चालू खाता और सेवा, चालू खाता घाटा, जो चालू खाता में घाटा होता है, चालू खाता में जो घाटा होता है, और जो राजकोषीय खाता में घाटा होता है, इसको हम जुड़वा खाता घाटा भी कहते हैं। ये चीजें एग्जाम में कभी कभी पूछ देती है। और पूंजी खाता में क्या क्या आता है, समस्त वित्तीय लेन देन को कहाँ शामिल करते हैं, पूंजी में। चालू खाता में साथियों क्या होता है, स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें बस ये है कि वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है। लेकिन पूंजी खाता में क्या होता है, स्वामित्व में परिवर्तन होता है। आज 10%, अगर हम 20%, अगर कोई कंपनी आके हमारे देश में किसी कंपनी में निवेश करके उसको खरीद लेती है, उसके स्वामित्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, चालू खाता हो गया, पूंजी खाता हो गया। भारत जो है साथियों चालू खाता में घाटा में रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा आयात अधिक है, हमारा निर्यात कम है, इसलिए हम क्या है, चालू खाता में घाटे। हमारा पूंजी खाता अभी अधिशेष में है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और FPI ये सब पोर्टफोलियो निवेश ये हमारे यहाँ अभी अभी जो हाल फिलहाल में अधिक है, तो इसलिए क्या है, हमारे यहाँ पूंजी खाता जो है हमारा अधिशेष में, पूंजी खाता हमारा सरप्लस में। ठीक है, हमारा अभी 2 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार RBI की, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $700 बिलियन के पार कर गया है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है ये आपको अच्छे से समझा दिए। कहोगे सर एकदम अच्छे से समझ में आ गई चीजें कि भुगतान संतुलन में 2 प्रकार के खाता होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। आई होप साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। भुगतान संतुलन यहाँ पे आपका चैप्टर ये चीजें कंप्लीट करते हैं।
और हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे ये वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और वैदेशिक क्षेत्र में हम विनिमय दर की चर्चा करेंगे, एक्सचेंज रेट क्या होती है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, भुगतान संतुलन आपको समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको देखें साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।